Hi friends, I'm Siddharth, All India rank 13 this time. So ओपन सेशन है तो क्लास को थोड़ा डेमोक्रेटिक रखेंगे, तो किस हिसाब से डिस्कस करें? शुड आई टेल समथिंग? आई विल कम डायरेक्टली टू द पॉइंट एक्चुअली, है ना, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सेशन हो चुके हैं. सो शुड आई टेल समथिंग और यू विल आस्क एंड देन आई शुड आंसर दोस क्वेश्चंस? I should tell. Okay. So my background. I'll start with my background. I'll start with the basics. I am from IIT Roorkee. Mechanical engineering करी है मैंने, and I'm passed out in 2014. My optional is mathematics, and this is my second attempt. So मेरे लिए बारे में बस इतना ही है ना. बाकी I'll tell you my strategy, my general strategy. First of all, सबसे पहले prelims, the first stage. So I also was targeting Indian Forest Service, जिसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है थोड़ा सा. So prelims से मेरा ज़्यादा फोकस था. तो prelims के लिए जो बेसिक बुक्स हैं, आई डोंट थिंक मेरे को कुछ भी बताने की जरूरत है. आप लोगों ने कितने सेशन अटेंड कर लिए आज के आज में? जैसे मैं सेकंड सेशन, अच्छा एक ही हुआ है. तो बुक लिस्ट बताई होगी सर ने, जो बुक्स लिस्ट है प्रीलिम्स की. शुड आई टेल समथिंग? मतलब आप लोग पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. अच्छा, सी एनवायरमेंट की मैंने शंकर आईएएस करी थी, ठीक है. आई राइट इट डाउन ताकि इजी रहे. शंकर आईएएस करी थी, प्लस इकोनॉमिक सर्वे में जो एनवायरमेंट के चैप्टर होते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, यू कैन डू दैट. इफ यू डोंट वांट टू पिक अप द बुक, यू थिंक कि इट इज बिट, बुक बहुत अच्छी है. इकोनॉमिक सर्वे इज अ वेरी गुड बुक, यू शुड डू इट. मृणाल ने भी इकोनॉमिक सर्वे के एनवायरमेंट वाले टॉपिक्स डाले हुए हैं, तो डू दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इकोनॉमिक सर्वे एंड शंकर आईएएस, ये दो चीज़ें करी थी मैंने. प्लस 12th क्लास के एनसीईआरटी में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक है, देयर आर सम चैप्टर्स ऑफ इट जो आपको बाहर बुकलेट्स मिल जाएगी अलग से. तो ये तीन चीज़ें करी थी मैंने फॉर एनवायरमेंट. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया करा था मैंने, जो सब करते हैं. उसके बाद व्हाट आई डिड वाज सम थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस अपॉन, लाइक स्मॉल थिंग्स. रिपब्लिक डे की जो परेड होती है, हर स्टेट का क्या झांकी निकलती है, क्या निकलता है. यू कैन गो थ्रू द पीआईबी पेज ऑफ 28 जनवरी या समथिंग, तो उसमें आपको पता चलेगा हर स्टेट का. तो आप थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर वहाँ से पढ़ सकते हो. प्लस फाइन आर्ट्स की बुक पढ़ी थी मैंने, एनसीईआरटी. फाइन आर्ट्स की शायद 11th या 12th क्लास की एनसीईआरटी है. इट इज रेड कलर कवर. आई एम टेलिंग यू सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज इट अगर कंफ्यूजन हो. इट इज वेरी गुड कंटेंट ऑन आर्किटेक्चर. तो आर्किटेक्चर बहुत अच्छा कंटेंट है इस पर, सो दैट यू कैन डू फ्रॉम हेयर. उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में सीसीआरटी यू कैन गो थ्रू, बट सीसीआरटी एक्चुअली इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इफ समवन हैज गॉन टू, यू नो व्हाट इज सीसीआरटी, पता होगा सबको. So if you want to go through CCRT, you can go through it, but it is very complicated. वहाँ पे for each and every term you will have to Google something. So CCRT you can go through, but these three things I think will fetch you good enough marks for prelims. Secondly, यार prelims में ये होता है कि pick any test series. शायद GS स्कोर भी निकालता होगा, या मैंने तो विजन की करी थी जिसमें स्पेसिफिक कल्चर स्पेसिफिक टेस्ट होते थे. वो टेस्ट ले लिए, 3-4 टेस्ट, आपको 300-400 क्वेश्चन मिल गए, वहाँ से सारे प्रैक्टिस कर लिए. उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटीज मैंने ली थी, ठीक है. सो व्हाट यू शुड डू इज, ओल्ड एनसीईआरटीज आर गुड इन कंटेंट, बेटर देन द न्यू एनसीईआरटीज एज पर मी. मैंने दोनों पढ़ी थी, मेरे को ओल्ड एनसीईआरटीज अच्छी लगी थी. तो ओल्ड एनसीईआरटीज व्हेन यू विल स्टडी यू विल गेट सम कल्चर कंटेंट फ्रॉम इट, लाइक भक्ति मूवमेंट, सोफिज्म एंड आर्किटेक्चर के बारे में भी काफी अच्छी चीजें ओल्ड एनसीईआरटीज में. फ्रॉम न्यू एनसीईआरटीज व्हाट यू कैन डू इज, जो न्यू एनसीईआरटी में फोटोज दी हुई है ना, यू विल गेट वेरियस फोटोज फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी. फोटोज के नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई है, डायरेक्टली लास्ट ईयर उन फोटोज के नीचे से क्वेश्चन आ गए थे. सो एटलीस्ट यू शुड सी ऑल द फोटोज फ्रॉम न्यू एनसीईआरटीज कि ये फोटो किस प्लेस में, मैच द फॉलोइंग आया था लास्ट टाइम. वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा. सो यू कैन डू ओल्ड एनसीईआरटीज अच्छे से कंटेंट के लिए, न्यू एनसीईआरटीज वो फोटोज देखना, उसके नीचे तुम रिलेट कर पाओगे. मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं डायरेक्टली. अदर देन दैट कल्चर में काफ़ी है ये कल्चर में, है ना, इससे तुम इच्छा भी नहीं होगी करने की. उसके फोक डांसेस वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब इनफैक्ट करने चाहिए प्रिपेयर फोक डांसेस. तो हर स्टेट का फोक डांसेस गूगल करोगे, दैट विल बी बेटर. एंड इनफैक्ट गूगल करने की जगह यूट्यूब पे कर लेना, तो उससे तुम्हें दिख जाएगा, तो याद रहेगा, ठीक है. तो शर्माना मत कि भरतनाट्यम की वीडियोस देख रहा हूँ, दोस्त देखेगा तो कैसा लगेगा, है ना. बट इफ यू सी दोस वीडियोस वंस, द थिंग इज इट विल गो इनटू योर माइंड. सो डांसेस वगैरह की वीडियोस तुम देख सकते हो वहाँ से. देन पपेट्री और ये सब तुम्हें सीसीआरटी में मेरे ख्याल से मिल जाएगा. सो दिस वाज ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर कल्चर, तो यही मैंने फॉलो किया था. प्लस वन मोर थिंग इज जस्ट गूगल द लास्ट ईयर क्वेश्चंस. जो भी क्वेश्चंस है प्रीलिम्स में, यू कैन पुट इट ऑन गूगल एंड यू कैन सी कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं. लाइक देयर वर सम क्वेश्चंस जो इंडिया ने यूनेस्को में जो टेंटेटिव लिस्ट दी थी ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. एक हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो सबके सब कर लेंगे क्या होती है, बट देयर इज ऑल्सो टेंटेटिव लिस्ट जो कंट्रीज देती है. उन टेंटेटिव लिस्ट में से क्वेश्चन आ गया था इंडिया की. सो इफ यू गूगल द क्वेश्चंस यू विल गेट द सोर्स ऑफ इट एंड दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू, बिकॉज इतना सब कुछ पढ़ने को यू शुड नो व्हाट इज द करेक्ट सोर्स, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं. सो यू कैन डू दैट. सो
एनवायरमेंट एंड कल्चर के लिए ये मेरी स्ट्रैटेजी थी फॉर प्रीलिम्स. विल कीप इट टोटली डेमोक्रेटिक यार, एक्चुअली ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना. तो उसमें ज्योग्राफी के मैंने मृणाल के वीडियोस हैं, सोलानी मैम, या आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज नेम एग्जैक्टली, है ना. सो बहुत अच्छे वीडियोस हैं, शी एक्सप्लेन वेरी नाइसली, सो डू दोज वीडियोस. ठीक है. ऐसी मृणाल, एक्चुअली आई फॉलो मृणाल फॉर एवरीथिंग. सो हर चीज़ में मेरा मृणाल, तो वो वीडियोस देखे थे मैंने. सेकेंडली एनसीईआरटी करी थी, एनसीईआरटी करनी मस्ट है. उसमें एनसीईआरटी करी, मृणाल करी ज्योग्राफी के लिए, एंड देन आई डिड अ बुक महेश कुमार बनवाल. इट डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू वांट टू डू यू कैन डू, इफ यू डोंट वांट टू डू यू कैन लीव इट, बट आई डिड इट. क्योंकि उसमें कई जो चीज़ें, जैसे कॉन्टिनेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं सीधे. लास्ट से शायद क्वेश्चन था कि ऑरेंज रिवर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स राइट नाउ, कि ऑरेंज रिवर कौन से ओशन में फॉल करती है. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी होती है, फैक्चुअल होती है, जो मन नहीं करता पढ़ने का. मुकेश कुमार बनवाल में ये सब अच्छे से दिया हुआ है, हर कंटेंट के बारे में दिया हुआ है, पॉइंट वाइज फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें. तो इट इज़ अ गुड बुक. प्रीलिम्स के लिए आप उठा के उसमें एक बार उसको पढ़ सकते हो, स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका प्रीलिम्स ज्योग्राफी का. महेश कुमार बनवाल या फिर मुकेश कुमार बनवाल, मेरे को महेश कुमार बनवाल. जेसी लियोंग भी कर सकते हैं आप. जेसी लियोंग में 2-3 चैप्टर हैं जो आपको करने चाहिए. एक तो आपका ओशन करेंट्स वाला चैप्टर इज गुड इन जेसी लियोंग. सेकेंडली देयर इज अ चैप्टर जहाँ पे विंड्स वगैरह के बारे में क्लाइमेट के बारे में बताते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये सब. वो चैप्टर्स अच्छे हैं जेसी लियोंग के. दो चैप्टर्स यू शुड डू, बट एक्चुअली वो चैप्टर्स मृणाल ने कवर कर दिए हैं इन वीडियोस. बट स्टिल यू कैन डू जेसी लियोंग के चैप्टर्स, महेश कुमार बनवाल पूरी एनसीईआरटी प्लस मृणाल. ये ज्योग्राफी के लिए गुड एनफ है इतना. बाकी वर्ल्ड मैप वगैरह, सो ट्राई टू मेमोराइज द लोकेशंस प्रॉपर्ली. इसके लिए व्हाट आई डिड वाज, मुश्किल होता है तो यूट्यूब में मैं सर्च मारता था हाउ टू मेमोराइज यूरोपियन कॉन्टिनेंट यूजिंग नेमोनिक्स. नेमोनिक्स होता है ना, एक लर्निंग स्टाइल होता है. सो वहाँ पे यूट्यूब पे अगर आपको कोई बोल देगा तो हमें याद हो जाता है, फिर हमारी ऑडिबल मेमोरी अच्छी होती है बहुत. तो उससे मेरे को वो सब याद हो गया था. तो मैंने सारी कंट्रीज वगैरह सब मेरे को अच्छे से याद थी. सो दिस वाज माय ज्योग्राफी स्ट्रैटेजी ओवरऑल. मृणाल के वीडियो जरूर देख लेना, बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर होते हैं वहाँ से मेरे. साइंस एंड टेक एक्चुअली एक तो शंकर आईएएस के साइंस एंड टेक का मटेरियल ले सकते हो इफ यू वांट, थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो जाए. ठीक है, अच्छा मटेरियल है. उसके बाद में यार न्यूज़पेपर वगैरह ही होता है साइंस एंड टेक में. वन मोर थिंग दैट आई डिड वाज, राज्यसभा टीवी में साइंस रिपोर्टर आता है फॉर हिंदी मीडियम, ज्ञान विज्ञान. साइंस रिपोर्टर का हिंदी वर्जन ज्ञान विज्ञान, सेम एंकर है सब कुछ. सो दैट आई यूज्ड टू डू. सो साइंस एंड टेक के लिए शंकर आईएएस एंड साइंस रिपोर्टर. द थर्ड थिंग इज जस्ट फोकस ऑन द करंट इवेंट्स. जो मुझे लग रहा है कि यार अगर एस्ट्रोसैट आई है तो एस्ट्रोसैट के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, 3-4 पॉइंट आ सकते हैं. सो दैट विल सफाइस. कई चीज़ें नहीं आती तो नहीं आती, पर एटलीस्ट इतना करना चाहिए. देख सकते हैं, बट यार वही है, इफ यू वांट टू सी यू कैन सी. जस्ट सी यूपीएससी की तैयारी में वन थिंग इज इंपॉर्टेंट कि यू शुड प्रायोरिटाइज द थिंग्स. तो टॉप प्रायोरिटीज में ये सब रखो. व्हेनेवर यू हैव मोर टाइम देन यू कैन गो थ्रू दोज सोर्सेज. बट हमेशा चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं ये पढ़ूंगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स. इफ यू डोंट सेट अ प्रॉपर प्रायोरिटी टू दैट देन यू विल मिस द इंपॉर्टेंट थिंग्स. यू कैन डू दैट. साइट पर जा सकते हो, जैसे शायद आईएमडी की साइट पे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन आता है, साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे होती है, वो आईएमडी की साइट पे था. सारी जो साइट्स होती हैं इनके एफएक्यू होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. तो ये सब आप पढ़ सकते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. जैसे आईएमडी की साइट पे जाओगे तो व्हाट आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. तो उसमें क्वेश्चन था हाउ आर साइक्लोन्स नेम्ड, यूपीएससी में डायरेक्टली पूछ दिया गया था. सो यू कैन सी द एफएक्यूज ऑफ गुड मिनिस्ट्रीज. कई मिनिस्ट्रीज जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है वहाँ के एफएक्यूज देख सकते हो. सो दैट यू कैन डू. इकोनॉमी के लिए यार दिस वाज कल्चर. अच्छा एक चीज, हाउ मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट अटेम्प्टर्स, हु विल गिव द अटेम्प्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर? अच्छा, एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव अपीयर्ड फॉर मेंस इंटरव्यू? सो दिस ईयर ओनली. अच्छा 2013 बैच. अच्छा, सो कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स, मृणाल के वीडियोस देखे थे मैंने सारे. ठीक है, एंड आफ्टर दैट इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ा था मैंने. इकोनॉमिक सर्वे इज वेरी वेरी गुड. डोंट टेक इट वेरी लाइटली, कि जैसे इंडिया ईयर बुक को ले लेते हैं लाइटली, हैवी बुक है पर लाइटली लेते हैं उसे, है ना. पर इकोनॉमिक सर्वे को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में बहुत इकोनॉमिक सर्वे कम्स इन 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 1 टेल्स अबाउट द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, कि क्या होना चाहिए, क्या कमियां हैं. इट इज मोर एनालिटिकल. वॉल्यूम 2 इज मोर फैक्चुअल. मैं लास्ट ईयर की इकोनॉमिक सर्वे को बता रहा हूँ. इस टाइम पैटर्न चेंज हो गया तो आई डोंट नो, बट आई थिंक यही पैटर्न होगा. एंड वॉल्यूम 2 इज फैक्चुअल. सो एटलीस्ट गो थ्रू वॉल्यूम 1. ये आपको बहुत हेल्प करेगी इन जीएस ऑल्सो, इन मेन्स ऑल्सो, एंड प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगी.
बट पूरा इकोनॉमिक सर्वे इज मस्ट, आई थिंक इट इज मस्ट, क्योंकि कई बार आपको बोल देते हैं कि अरेंज इन दी ऑर्डर की सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स कहाँ से आता है, पहले पूछते थे इस तरह के क्वेश्चन। अब तो ईजी क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा, बट पहले पूछते थे। तो इफ़ यू आर वेल अवर्स विद इकोनॉमिक सर्वे इट विल बी वेरी गुड। उसके लिए अगर आपको नहीं पढ़नी तो यू कैन फॉलो मुनाल वीडियोस ऑल्सो, मुनाल पूरे इकोनॉमिक सर्वे वीडियोस चलते हैं। सो ये इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी थी। अभी थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन हुई है एक्चुअली, सुबह से सेशन चल रहा है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप लोग क्वेश्चन पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी एक बार प्रीलिम्स में फोकस करते हैं, फिर मेंस पे आ जाएंगे, है ना। अभी अब मेंस को पूछ रहे हो ना, GS2, एक बार प्रीलिम्स पे कर लेते हैं, फिर मेंस पे आ जाएंगे। यार होल बुक तो मतलब बोलूँगा भी तब भी नहीं पढ़ोगे आप, है ना, और मैं बोलूँगा भी नहीं। इसका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लैंड एंड सिंबल्स और पॉलिटी। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से है, 3-4 ऑप्शन थे, मंडू का उपनिषद वाज द आंसर एक्चुअली। वो पहले चैप्टर में दिया हुआ है। उसके बाद शाका एरा का कैलेंडर की डेट जो थी, एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर का पेपर देखोगे आप 2014, वो भी आपका इंडिया यूरोप में था मेंशन, ठीक है। एंड देन दिस इज द सेकंड थिंग, द सेकंड चैप्टर। तो इस बार शायद एक कैबिनेट सेक्रेटरी या कैबिनेट कुछ पे क्वेश्चन आया था पॉलिटी में, हाँ समथिंग लाइक दैट। तो दैट वाज देयर इन द सेकंड चैप्टर पॉलिटी। वन चैप्टर इज लैंड एंड सिंबल्स एंड द सेकंड चैप्टर इज इंडियन पॉलिटी और समथिंग लाइक दिस। सो वो आपको कर लेना चाहिए। देन देयर इज अ चैप्टर ऑन स्टेट्स, पीछे स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है इंडिया यूरोप में, हर स्टेट की फोक डांसेस, फेस्टिवल्स और ये सब दिया हुआ है, और शायद वो सब भी दिया हुआ नेशनल पार्क्स वगैरह। सो वो सब भी जरूरी है। सो इंडिया यूरोप में डू दिस लैंड एंड सिंबल्स, इंडियन जो पॉलिटी वाला चैप्टर एंड द स्टेट्स जो बाद में दिए हुए हैं। दीज 3 थिंग्स विल सफाइस। अदर देन दैट आई वोंट सजेस्ट इंडिया यूरोप। क्वेश्चन आ सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आएगा, बट इनपुट आउटपुट रेशो बहुत कम है। बहुत इनपुट दोगे बहुत कम आउटपुट आ पाएगा। और कुछ अभी आपने इंटरव्यू दिया हुआ तो लेबर्स के ऊपर काफी टॉपिक उठ रहा था इनके, तो लेबर वाला पार्ट अगर कवर करना हो प्रीलिम्स के लिए तो कोई एनी सोर्स प्रीलिम्स में तो लेबर से आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन आएगा। मतलब पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट थिंक लेबर लॉ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। एनीथिंग रिलेटेड टू लेबर इश्यूज दैट इज इन अ ब्रॉडर डोमेन, सोशल इशू विल कम इन मेंस मोर, प्रीलिम्स में नहीं आएगा। और प्रीलिम्स में आएगा तो इट विल बी सो इजी, इट वुड नॉट एट ऑल बी फैक्चुअल, तो आप आंसर कर पाओगे उसको। सो एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। मुनाल के जब वीडियोस करोगे तो उसमें प्रॉपर लेबर के ऊपर बहुत सारे लॉज वगैरह की वो बातें करेगा। इकोनॉमिक सर्वे में भी आई एम डेड श्योर कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होगी, एम्प्लॉयमेंट से लेबर आता है, तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पक्का होगी इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी। सो उससे कवर हो जाएगा। अच्छा, सी इफ यू कैन गो फॉर ग्रुप स्टडी दैट इज द बेस्ट अप्रोच। आई विल सजेस्ट कि ग्रुप स्टडी अगर कर सकते हो तो कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। What happens in group studies, we have a very good audible and visual memory. जब कोई बोलता है कुछ भी तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है, इसलिए हम वीडियोस देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद रहता है। सो इफ यू आर गोइंग फॉर ग्रुप स्टडी, इफ यू कम अक्रॉस 4 ऑप्शंस एंड इफ समवन हैज सेड अ पर्टिकुलर ऑप्शन, इट आपको स्ट्राइक कर जाएगा वो एकदम से। सो आई वेंट फॉर ग्रुप स्टडीज। तो हम क्या करते थे, आई जस्ट टेल यू द ग्रुप स्टडी स्ट्रेटजी एंड डोंट बी डिसहार्टेंड अगर आपको ग्रुप नहीं है, आई टेल यू द इंडिविजुअल स्ट्रेटजी ऑल्सो। ऐसा करते थे यार कि चल आज पॉलिटी पढ़ते हैं, शाम को बैठ के सारे 4 लोग थे हम खाने पे, 7 से लेके 12 बजे तक पूरा पॉलिटी पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक एक दूसरे से पूरा रिवाइज कर लिया पर पेज सब कुछ। तो ऐसा हो गया कि जब खत्म हुआ 12-1 बजे तो ये हो गया था यार पॉलिटी पूरा हो गया अच्छे से। सो ये स्ट्रेटजी होती थी, हमें कोई भी टॉपिक उठा लेते थे, यार कल्चर करेंगे आज या एंशिएंट इंडिया करेंगे, जो चीज बोरिंग लगती थी। व्हाट हैपेंस इफ यू गिव अ टारगेट टू योर ब्रेन, सो यू कैन प्ले विद योर माइंड, है ना, वी आर नथिंग बट आवर माइंड, कॉन्शियसनेस ही हम। सो यू कैन प्ले विद योर कॉन्शियसनेस, कंसाइंस, यू कैन प्ले विद योर कंसाइंस। सो माइंड को टारगेट कैसे मिलेगा, अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो और आपको टारगेट है कि इस हफ्ते मेरे को पॉलिटी वो करना है, डिस्कस करना है, और 4 लोग हैं एंड आई विल बी द ऑड वन आउट इफ आई डोंट स्टडी प्रॉपर्ली, सो विल स्टडी प्रॉपर्ली। सो मेरा रिवीजन का स्ट्रैटेजी पर्सनली सिर्फ ये था कि ग्रुप स्टडी, सारे टॉपिक अच्छे तरीके से पूरा क्लियर हो जाता था। अगर बाय चांस कोई ग्रुप स्टडी नहीं कर पाता है, इट इज़ ओके, नहीं बनता ग्रुप, किसी की इच्छा भी नहीं होती बात करने की ज़्यादा लोगों से, तो वो ये कर सकता है कि फॉलो। अब मैंने ग्रुप स्टडी में टारगेट दिया वाया ग्रुप, नाउ यू गिव टारगेट वाया अ टेस्ट, कि मेरा संडे को टेस्ट है पॉलिटी का, आई जॉइन अ टेस्ट सीरीज। सो जॉइन अ टेस्ट सीरीज जिसमें सब कुछ एक साथ कंबाइंड ना हो, ऐसी टेस्ट सीरीज जिसमें पहले स्पेसिफिक टेस्ट हो और उसके बाद कंबाइंड टेस्ट हो, सो दैट ऑलवेज देयर इज अ टारगेट इन योर माइंड। सो इंडिविजुअली यू कैन डू लाइक दिस कि अब मेरा पॉलिटी का टेस्ट है तो मैं पूरा टेस्ट दूंगा, पॉलिटी पूरा पढ़ लिया, फिर उसको रिवाइज कर रहा मैंने, उसका एनालाइज करा टेस्ट। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर रिविजन। बाकी यू कैन इनोवेट एज पर योर ओन विजडम। लास्ट ईयर के बैक पेपर
यार वेरी बेनिफिशियल एक्चुअली। आपके इस बार के प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन तो पूरे पूरे रिपीटेड थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इनफैक्ट लोग CAPF का भर देते हैं। CAPF सर्विस इज गुड, दैट इज ओके, बट ये भी होता है कि प्रीलिम्स की प्रैक्टिस होती है उससे, क्योंकि जुलाई में CAPF का पेपर होता है, पूरा प्रीलिम्स बेस्ड होता है, तो आपका सिलेबस एक बार खत्म हो जाता है जुलाई तक। CDS CAPF जितने दे सकते हो पेपर देते जाओ, एवरीथिंग इज इन फ्लो। दिस पेपर नीड्स फ्लो। जब आप फ्लो अगर आपका मेंटेन है तो अच्छा नंबर आना जाएंगे। सो हाँ, CDS CAPF वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सम साइट्स लाइक एग्जाम रोबोट, काफी सारी ऑनलाइन तैयारी.com। उसमें क्या होगा, बुद्धिज्म वर्ड डालो, ठीक है, एंड बुद्धिज्म वर्ड डाल के सर्च करो। आप सर्च ऑप्शन में क्लिक करा आपने, सो एवरी ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बुद्धिज्म फ्रॉम एनी एग्जाम, मध्य प्रदेश PCS, उत्तर प्रदेश BCS, CDS, सारे क्वेश्चन आ रहेंगे बुद्धिज्म पे। तो वो अपने सारे बुद्धिज्म पे प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन वहां से। अब मैक्सिमम बंदा कहाँ से पूछेगा, इधर उधर कर लेगा जा सकता है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। सो यू कैन डू लाइक दिस। CPF CDS का एग्जाम है, लाइक हमने बुद्धिज्म डाला तो सारे पेपर के एग्जाम आ जाएंगे, CPF CDS सब कुछ, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। CDS CPF ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इस तरह आप कर सकते हो प्रैक्टिस। द थिंग इज आई क्वेश्चन बताऊंगा मैं। एग्जाम रोबोट में क्वेश्चन सही हैं, अच्छे, उनके आंसर्स गलत होते हैं काफ़ी बार, बिकॉज मेरे ख्याल से जो बच्चे आंसर करते हैं वो उसी बेसिस पे आंसर उसको बना देते हैं। लाइक 100 बच्चों ने अगर ऑप्शन ए बोला करा है तो 101 बच्चों को बोलेंगे ऑप्शन ए इज द आंसर। सो क्वेश्चन वहां से उठाओ, आंसर खुद से गूगल से देखो, इट विल बेनिफिट यू। प्रीलिम्स विल बी वेरी टफ। प्रीलिम्स एक्चुअली इज द टफेस्ट थिंग, मेरे को अब लगने लगा है, क्योंकि मतलब अगर 2-3 क्वेश्चन में आपको नहीं आते हैं और जो सबको आते हैं, व्हाट एवरीवन नोज यू हैव टू नो दैट, एंड इफ देयर इज समथिंग दैट एवरीवन नोज एंड यू डोंट नो, सो यू विल फॉल बिहाइंड। 2-3 क्वेश्चन मतलब बहुत फर्क पड़ गया ना। 3 क्वेश्चन आपका मतलब नेगेटिव मान रहा हूँ मैं सीधे, 0.66 into 3, 2 नंबर नेगेटिव में हो गया अब, और वो लोग 6 नंबर पॉजिटिव में हो, 8 नंबर का डिफरेंस आ गया। 8 नंबर का डिफरेंस मतलब गॉन। तो प्रीलिम्स के लिए अच्छे से फोकस करना। 2-3 चीज़ें मैं जो पर्सनली करता हूँ, मैं मेरी स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स की होती है, आई अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चन, आए या नहीं आए मैं सब अटेम्प्ट करता हूँ। बिकॉज वही है, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन, सी मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शन है, थोड़ा प्रोबेबिलिटी और इन सब चीज़ों में जा रहा हूँ मैं, है ना। 4 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वाइज अगर आपने चारों में रैंडम आंसर कर दिया, रैंडम एकदम, तो 1 सही होगा 3 गलत होंगे, प्रोबेबिलिटी वाइज ये रहेगा, है ना। 1 सही होगा तो आपका +2 हो गया, 3 गलत हुए तो -0.66 into 3, और टोटल 0 हो गया। सो अगर आप रैंडमली पेपर भी देने जा रहे हो एकदम बिना कुछ, तब भी आपके नो पॉजिटिव नो गेन, है ना, ये NPNL हो गया। तो अगर आपका एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है 4 में से, तो यू कैन मतलब कर सकते हो तुक्का अगर चाहो तो। मतलब मैं तो मार देता था यार, ये कर सकते हो आप। और कुछ प्रीलिम्स से? जनरल साइंस मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। यार मेरा एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मेरे को इतनी फाइट नहीं थी, बट स्टिल आई सजेस्ट कि यार इसमें पता है क्या होता है, इसमें जो भी तुम कोचिंग में हो ना, उसमें कोचिंग में वो कंसाइजली NCERT के नोट्स प्रिपेयर कर देते हैं। उसके लिए मैं ये नहीं करूँगा कि 6, 7, 8, 9, 10 की NCERT पढ़ो, वो कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, आई थिंक इट विल बी गुड इनफ। पर्सनली मेरे को स्टिल अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरे को पढ़ना है और, तो NCERT पढ़ लो एट मैक्स, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं होगी यार। एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लो सारे प्रैक्टिस। एक कोई ऐसी बुक ले लो जिसमें फिजिक्स, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। फिजिक्स के 25 साल के क्वेश्चन मिल गए यार, इससे ज़्यादा नहीं हिलेगा, वो 25 साल के क्वेश्चन में से आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो एटलीस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो एटलीस्ट। तो साइंस रिपोर्टर इज वेरी गुड, हाँ इट इज़ बेनिफिशियल। हाँ साइंस रिपोर्टर तो करना चाहिए, मेंस में भी काम आएगा आपको। हाँ मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि यार गवर्नमेंट फोकस्ड होता है। राज्यसभा टीवी है, राज्यसभा टीवी गवर्नमेंट का नहीं है बट राज्यसभा का है, बट स्टिल इट इज़ वेरी ऑथेंटिक। यू शुड डू साइंस रिपोर्टर, यू कैन डू साइंस रिपोर्टर। साइंस रिपोर्टर में क्या होता है, आप जब खोलोगे, यू नो व्हाट इज साइंस रिपोर्टर, हु डजंट नो साइंस रिपोर्टर। हाँ ऐसे सही रहता है। सो साइंस रिपोर्टर में क्या होता है, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब में जाके राज्यसभा टीवी चैनल पे जाओ, तो वहाँ पे साइंस रिपोर्टर एक एपिसोड्स आते हैं हर हफ्ते। तो उसमें शुरुआत के 5 मिनट में, वो आधे घंटे का एपिसोड होता है, शुरुआत के 5 मिनट में सारे टॉपिक्स बताए थे, हम ये टॉपिक करेंगे आज डिस्कस। तो अगर लग रहा है कि टॉपिक सही है तो गो फॉर इट, इफ यू थिंक कि टॉपिक खराब है तो बंद कर दो। और एक और सजेशन दूंगा मैं, जब भी आप वीडियोस देख रहे हो राज्यसभा वगैरह में, वीडियो के साइड में आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखना। स्पीड 1 होती है वीडियो की नॉर्मल, उसको 2 कर देना, ताकि 20 मिनट की वीडियो 10 मिनट में आप खत्म कर लो, उससे बहुत टाइम बचेगा आपका। ये मूवीज टीवी सीरीज में भी कर सकते हो। गेम ऑफ थ्रोन्स देखना इच्छा हो रही है यार, आ गया ना एपिसोड, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो क्या करा, उसकी स्पीड बढ़ा के देख ली, 2 पे देख लिया, तो 1 घंटे का एपिसोड आधे घंटे में खत्म हो गया। और टाइम की कमी है तो 4 कर ली, 15 मिनट में खत्म हो गया। और see, if you analyze your preparation, it is very difficult to separate PT and mains.
एक हद तक हो रहा है। पेपर 4 को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, जो एथिक्स वाला पेपर है, पेपर 1 को भी कर सकता हूँ, बट कई कई चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्सअप होती है। सो तैयारी तो मेरी स्टार्टिंग से थी, पीटी की हो ही रही थी, बट ये था कि स्पेसिफिकली 1.5-2 महीने पहले पीटी अच्छे से फोकस करना कर दिया। बहुत सारे पेपर देने शुरू कर दिए थे, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जो है ना बुक्स जो करनी होती है वो सब अच्छे से रटने शुरू कर दी थी। ये स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी थी यार, टाइम टेबल बना लिया था मैंने कि अब ये खत्म करूंगा, ये खत्म करूंगा, ये खत्म करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी था इस बार IFS। उसमें भी आई गॉट द सेम रैंक जो इसमें है। और बट IFS में प्रॉब्लम ये कि आपका इस बार कट ऑफ IFS में 121 है, UPSC में 107 है, 14 मार्क्स का डिफरेंस है, 7 क्वेश्चन ज़्यादा आने चाहिए आपको। तो इसलिए मैंने पीटी का मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी। आई सजेस्ट कि आप भी अच्छे से करना है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ेगा ही, कम तो नहीं हो सकता। और कुछ प्रीलिम्स के लिए आप ही को पूछना पड़ेगा यार, एक्चुअली सही मेरी एनर्जी बहुत डाउन है अभी, इसलिए मैं चाहता कि मैं और अच्छे से बता पाता, पर आई नीड योर सपोर्ट एक्चुअली। कौन? अच्छा 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 यार, करंट अफेयर विजन IAS से करा था मैंने, और मुनाल में फॉलो करते था, विजन IAS से करा मैंने। बाकी कई कई चीज़ें PIB से देख लेता था, कई इंपॉर्टेंट। PIB में आप PIB में सर्च करा किसी ने, प्रेस इंडिया, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो यहाँ पे PIB में यहाँ पे लिखा था ऑल मिनिस्ट्रीज, ऑल डिपार्टमेंट्स। तो उसमें जो आपको पर्टिकुलर मिनिस्ट्री लग रही है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, आपको लग रहा है यार प्रीलिम्स में एनवायरमेंट में से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो सीधे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट खोलो, सिर्फ सबको हटा दो, सिर्फ एनवायरमेंट के क्वेश्चन देख लो। दैट कैन बी डन, स्ट्रैटेजिकली आप कर सकते हो ये सब, क्योंकि चीज़ें सब यार वहीं, जैसे मेंस में भी क्वेश्चन था कि जॉबलेस ग्रोथ, पहला क्वेश्चन था कि इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है लास्ट 10 ईयर्स में, इट इज़ जॉबलेस ग्रोथ। सो वैसे तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू शुड नो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, ये आ ही सकता था। बट जैसे G20 की समिट हुई थी शायद 2014 में ही ब्रिस्बेन में, जिसमें जॉबलेस ग्रोथ की बात करी गई थी। सो करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत आ रहा है, रिलेशन रहता है। अगर नहीं भी पता होता है कि G20 की समिट है, तब भी यू कुड हैव रोड वेरियस पॉइंट्स, वेरी नाइस पॉइंट्स। हम मेंस में डिस्कस कर लेंगे अभी स्ट्रैटेजी, बाकी प्रीलिम्स करते हैं अभी। आपने ज्योग्राफिकली मैप्स की लोकेशन को करंट अफेयर्स से रिलेट किया था जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स में मोदी जहाँ जा रहा है, कोई भी न्यूज़ आ रही है। हाँ यार ये करा था मैंने, हाँ ये करा था। जैसे सिशेल्स गया, मॉरिशस गया, तो क्वेश्चन आते हैं अरेंज इन नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, तो मैंने सब देख लिया, सिशेल्स मॉरिशस कहाँ का है, नॉर्थ टू साउथ। ये तो इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब। वो सारी लोकेशंस में ऐड करें। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए वही दैट्स व्हाट डिड आई टेल यू ना, कि आपको गूगल करने चाहिए क्वेश्चन 3-4 साल के, या हर क्वेश्चन को बैठ के सोचो ये क्वेश्चन क्यों आया होगा। अब 4 साल पहले का तो क्वेश्चन आपको नहीं पता चलेगा क्यों आया, सो दैट आई अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट लास्ट 2 साल का तो आपको देखना चाहिए, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये कंट्रीज आई थी तो ये क्यों आई थी, शायद मोदी गया होगा या प्राइम मिनिस्टर गया होगा या कुछ हुआ होगा, तो उससे यू कैन रिलेट, यू हैव टू रिलेट ना। इट इज सच अ वाइड टॉपिक, इफ यू डोंट रिलेट व्हाट विल यू स्टडी। मतलब इतनी फाइट नहीं है, थोड़ा अगर स्ट्रैटेजी के लिए अच्छे से काम माइंड होकर करोगे तो आई थिंक यू कैन डू फाइन। ये जरूर करना, प्रैक्टिस करना टेस्ट। एक टेस्ट में देख, कई लोग होते हैं जो सिर्फ जो क्वेश्चन आते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं, या 50 आएंगे तो 50 ही करूंगा मैं, 100 नंबर आएंगे ना ऊपर ना नीचे। कई होते हैं जो ज़्यादा करेंगे, कुछ भी हो मैं तो कर दूंगा, लाइक मैं ऐसा करता था कि मैं करके आऊँगा ज़्यादा। मेरे को पर्सनली ये बेनिफिट होने लगा, मेरे नंबर ज़्यादा आते थे, 15-20 नंबर ज़्यादा आ जाते थे। सो डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजी, अभी 3 महीने हैं, डेवलप हाउ विल यू अटेम्प्ट। उसके लिए गिव मेनी टेस्ट, मार्केट में टेस्ट मिलते हैं, जाके वो टेस्ट उठाओ, टेस्ट दो बहुत सारे, गेस वर्क करो, गेस वर्क जिस क्वेश्चन में कर रहे हो उसमें भी रेड मार्क कर दो। फिर आखिरी में देखो मैंने 10 रेड मार्क वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, वॉज आई ऑन अ पॉजिटिव साइड और वॉज आई ऑन अ नेगेटिव साइड। डेवलप योर 6 सेंस। जनरली पेपर में आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 ऑप्शन बचेंगे। अब सोच रहे हो कितना फायदा, 2 ऑप्शन बचेंगे, अगर आपको गलत हो गया बाई चांस, पॉइंट हाफ प्रोबेबिलिटी है कि आपका गलत हो जाए, और 0.66 आपका माइनस होगा, मतलब -0.33 पे जाओगे, बट हाफ प्रोबेबिलिटी कि सही हो जाए तो 1 पे जाओगे, तो कितने चांसेस सही हो जाए 2 ऑप्शन। तो डेवलप दैट इंट्यूटिव स्किल, हाउ टू चूज अ ऑप्शन इवन विदाउट सीइंग द क्वेश्चन। ऐसे भी होता है, कई तो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। एक्सट्रीम टाइप के ऑप्शन दे देते हैं एकदम, जैसे केस स्टडी होता है एथिक्स की, आई विल कंप्लेन टू द टीचर, आई विल नॉट कंप्लेन टू द टीचर, इस तरह के होते हैं, एकदम डाइवर्जिंग पॉइंट्स है। तो ऐसे आपको ऑप्शंस में मिल जाएंगे बहुत सारे। पूछ सकते हो यार, मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा, पूछोगे तो आपके डाउट्स पे फोकस होगा। एक तो ये प्रॉब्लम रहती है क्लास में, लगता है यार मैं पूछूंगा पास वाला क्या सोचेगा, कैसी डाउट है, तो ऐसा मत सोचो, पास वाले से क्या फर्क पड़ना है ना, अपना खुद की कंपटीशन एक्चुअली है।
मैंने सब ईयर कंसिडर कर ली थी एक्चुअली। मैंने 2014 का मैंने इंडिया ईयरबुक उठाया था और मोनाल पर एक पेज है जिसमें उसने शायद 2014 के इंडिया ईयरबुक में से पेजेस बताया हुआ है मेरे को। उसने बताया हुआ है कि यार वुमेन ये सब पेजेस पढ़ लो स्कीम्स के लिए। वो सब पेजेस मैंने उठा के एक कॉपी में सारी स्कीम्स कलेक्ट कर ली थी। सो इट वाज समथिंग लाइक दिस कि ऑन वुमेन इशू आई न्यू अराउंड 15-20 स्कीम्स और 15-20 थिंग्स दैट गवर्नमेंट इज डूइंग ऑन वुमेन इशू, सिमिलरली फॉर चाइल्ड इशू, सिमिलरली फॉर ओल्ड एज, सिमिलरली फॉर एवरीथिंग। सो मैंने हाँ स्कीम्स का मेरा पूरा कलेक्शन था प्रॉपर। डिफरेंटली एबल्ड के लिए स्कीम्स पूरी थी मेरे पास, वुमेन के लिए थी, ओल्ड एज के लिए थी, चिल्ड्रन के लिए थी, सबके लिए स्कीम्स थी मेरे पास। कलेक्शन मेरा खुद का बनाया हुआ। सो आई सजेस्ट कि डू दैट। मेंस में भी हेल्प करेगा, केस स्टडीज में भी हेल्प करता है। लाइक अहिंसा मैसेंजर्स होते हैं वुमेन के लिए, तो हेल्प करते हैं आपका FIR वगैरह करने के लिए। तो ये सब आपको इंडिया बुक में मिल जाएगा, तो थोड़ा सा देख सकते हो वहाँ से। तो मुन्नाल ने शायद 2014 के इंडिया बुक का करा था, अभी का मेरे को पता नहीं है, नहीं तो ज़्यादा चेंज नहीं होता, वो कर सकते हो आप। जैसे करंट अफेयर्स कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, कुछ पिछले टाइम का रह गया है, तो रफली कितना साल का एक बार अगर वो डेवलप करना हो, देखना हो सारा? यार इतनी फाइट नहीं होती, साल का जरूरत नहीं है। मतलब मैं पर्सनली कहूँगा दिसंबर-नवंबर से करंट अफेयर्स उठा लो, काफ़ी रहते हैं। सी ऐसा है, होने को तो हम चाहेंगे कि यार 2 साल का भी अगर मैं आता हूँ तो अच्छा है, बट प्रायोरिटी वाइज वही सेट कर लो। 6 महीने करंट अफेयर्स, 6-7 महीने करंट अफेयर्स, सारा स्टैटिक पार्ट अच्छे से, और वो जो इंट्यूटिव स्किल्स मैं कहता हूँ कि वो डेवलप करो अपनी, वो करोगे तो यू विल गेट अराउंड 120 डिसेंट इनफ है। ये बहुत ये यार मतलब फ़ायदा नहीं है इस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन का वैसे, बट ठीक है। आई स्कोर्ड अराउंड 129 आउट ऑफ 200, ये मैंने स्कोर था। बट फायदा नहीं होता ऐसे क्वेश्चन का ना, जैसे कुछ सीखते नहीं है इस क्वेश्चन से। यार गो थ्रू सारे बहुत मुश्किल होता है। सी डिपेंड्स आप कैसे, जैसे लक्ष्मी का जैसे स्पेक्ट्रम जैसी बुक है, स्पेक्ट्रम लोग आप लोग करते होगे शायद। अब स्पेक्ट्रम ऑलरेडी बुक इतनी ज़्यादा कंसाइज है, उसके आप खुद के नोट्स बनाओगे तो पूरी स्पेक्ट्रम और लिख दोगे आप, है ना। तो इससे अच्छा स्पेक्ट्रम में मार्क कर लो। बट देर आर समथिंग लाइक कल्चर हो गया या कुछ हो गया, इसमें आप कंसाइजली बना सकते हो। बट द एसेंस ऑफ योर क्वेश्चन, तो उसका मैं आंसर जो एसेंस होगी मेरे आंसर की, दैट इज कि येस यू शुड हैव गुड नोट्स, दैट नोट्स कैन बी रिटन फॉर्मेट और दैट नोट्स कैन बी मार्क्ड। It depends on the subject which you are preparing. Similar is Lakshmikant. Lakshmikant is also that concise कि you can't make notes from it. At max what you can do is chapter है, chapter के में जो पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है, इसको काट दिया और साइड में 2-3 पॉइंट लिख दिए। आई सजेस्ट इन चीज़ों में ऐसा करो। करंट अफेयर्स के तो नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, मेरे को लगता है पर्सनली। इफ यू कैन मेक ऑन सॉफ्ट नोट्स इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज यू कैन देन एडिट इट, यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। आई डिडंट प्रेफर सॉफ्ट नोट्स क्योंकि ऑलरेडी चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा था, स्ट्रेन हो जाता था। तो आई डिड हार्ड नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स। हार्ड कॉपी नोट्स में भी आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मैं रिवाइज कैसे करूँ। तो आई वेंट फॉर बॉटम अप अप्रोच वाइल मेकिंग द नोट्स एंड टॉप डाउन अप्रोच वाइल रिवाइजिंग द नोट्स। तो जो भी आता था मैं लिखते रहता था कॉपी में, और आखिरी में इंडेक्स बना लिया था मैंने। सो इंडेक्स में जैसे वुमेन इशू है तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 5, पेज नंबर 18 मैं बस लिखे जा रहा हूँ, और हर हफ्ते के बाद मैं इंडेक्स अपडेट कर देता था कि यार लेबर इशू है, लाइक लेबर इशू पे आपने पूछा तो मेरे नोट्स में होगा पेज नंबर 25, पेज नंबर 75, पेज नंबर 32, और जैसे ही रिवाइज करना ये सब पेज खोले, लेबर इशू लेबर इशू लेबर इशू, 3 पेजेस पूरा रिवाइज हो गया। बट आई विल सजेस्ट गो फॉर सॉफ्ट कॉपी नोट्स इफ यू कैन। अगर ज़्यादा फाइट नहीं होती तो बहुत अच्छा रहता है, अच्छा रिविजन होता है। पूछ सकते हो, मतलब पास वाले की मत सोचो इतनी। और कुछ प्रीलिम्स में मतलब कुछ भी डाउट हो? ओल्ड NCERT फॉर एंशिएंट इंडिया वो गुड इनफ थी, तो मैंने तो वही करी थी यार। मेरे ख्याल से ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, एक क्वेश्चन आएगा उसमें अब एक बुक से ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। इनपुट आउटपुट रेशियो हमेशा अपने को देखना चाहिए। हम 200 पेज की बुक पढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, इट इज़ ओके। नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा, बट वी आर एटलीस्ट डूइंग द थिंग दैट वी हैव टू डू, दैट इज़ ओके। ओल्ड NCERT एंड न्यू NCERT की फोटोज़ वगैरह ये सब देख लेना। एंशिएंट मेडिवल से क्वेश्चन कम आते हैं। लास्ट ईयर के देखो, लास्ट ईयर के 25 साल के क्वेश्चन देख लेना सारे, और वो ओल्ड NCERT कर लेना। CAPF CDS के क्वेश्चन फेल लेना सारे। एंशिएंट वगैरह में ज़्यादा आते हैं शायद, CAPF वगैरह में, दैट इज़ ओके, उससे ज़्यादा मत करना। कितना करेगा ना इंसान, ये बात भी तो है। न्यूज़पेपर रीडिंग फिर आप अलग से अगर इन जनरल अच्छा, हाउ टू रिलेट विद प्रीलिम्स मेंस
यार ये रहता है न्यूज़पेपर. आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू रीड एन आर्टिकल. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, यू कैन रीड एनी न्यूज़पेपर एक्सेप्ट सम न्यूज़पेपर्स दैट यू शुड नॉट रीड, है ना, आप लोगों को पता ही होगा. हिंदू जैसे आप पढ़ रहे हो, द हिंदू, तो उसमें इफ़ यू कम अक्रॉस एन आर्टिकल, आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू थिंक. बिकॉज मेरे ख्याल से पर्सनली व्हाट आई बिलीव इज पूरे एग्जाम प्रोसेस में योर थिंकिंग प्रोसेस इज एवेल्युएटेड. इवन इन इंटरव्यू, प्रीलिम्स को छोड़ देते हैं, मेंस और इंटरव्यू में आप इफ यू डोंट नो अ फैक्चुअल क्वेश्चन, यू कैन से सर sorry, I'm not aware of the fact. I will learn more about the fact, but I can tell you how do I think about this question. उससे थिंकिंग आप नहीं समझा सकते हो इंटरव्यू. सो थिंकिंग कैसे डेवलप करनी. हिंदू का कोई भी आया आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल आफ्सपा पे आर्टिकल आया, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाई हैज दिस आर्टिकल कम. पहली चीज आपके मन में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है. तो व्हाई हैज दिस आर्टिकल कम, इसके पीछे लीगल बैकिंग क्या है. आफ्सपा के पीछे लीगल बैकिंग क्या है. आफ्सपा जो एक्ट है 1958 का, ठीक है, और उसके लिए शायद आप डिस्टर्ब्ड एरिया आपका डिक्लेयर हो. डिस्टर्ब्ड एरिया इज द टेक्निकल वर्ड. सो दिस इज द लीगल बैकिंग. द नेक्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज, अच्छा ठीक है, ये किस किस स्टेट्स में है और मैं क्या और कर सकता हूँ आफ्सपा के सिवा उन चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है. लाइक विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, ये सब जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है, वो हम कर सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड इज अदर कंट्रीज जहाँ पे और भी डिस्टर्ब एरियाज होंगे. बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, सब में होते हैं. वहाँ पे क्या एग्जाम्पल चल रहा है, वहाँ से मैं इंडिया में क्या लगता हूँ. द नेक्स्ट थिंग इज ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है, इसके प्रोज एंड कॉन्स. सो इस तरह से आपको हर क्वेश्चन को सोचना है कि क्यों आया, इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज में एग्जाम्पल क्या क्या चल रहे हैं. लाइक दिस मेनी डायमेंशन आप सोच सकते हो अपने हिसाब से. डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन यार, आप किस तरह से क्या कर रहे हो. सो हिंदू जब भी पढ़ो, कोई भी आर्टिकल आए तो ये सब चीज़ दिमाग में जरूर लाना. ये नहीं कि बस आर्टिकल पढ़ लिया. मैं पर्सनली क्या करता था बताता हूँ. मैंने आर्टिकल देखा, आंख बंद कर लो अपनी, सोचो मेरे को क्या क्या पता है इसके बारे में, सब कुछ, हर डायमेंशन है. इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, इंटरनेशनल रिलेशंस, फैमिली टाइज, इंडिविजुअल, सोसाइटल, इंटरनल सिक्योरिटी, सारे एंगल से हर टॉपिक के बारे में सोच लो कि क्या क्या पता है. देन ओपन योर आइज एंड देन रीड दैट आर्टिकल. एंड फिर देखना कि क्या मेरी वैल्यू एनरिचमेंट हुई है. उससे क्या है, इट विल गो इनटू योर माइंड अच्छे से. सो इस तरह मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था टिल सितंबर. मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट थी जो बाकियों की नहीं होती. मैंने सितंबर या अक्टूबर का न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया था. माई स्ट्रैटेजी वॉज आई विल डेवलप माई एनालिटिकल स्किल्स वेरी नाइसली टिल सितंबर. तो मैं सितंबर तक दो न्यूज़पेपर पढ़ता था, बहुत अच्छे से करता था. सितंबर के बाद मैं सिर्फ इनसाइड सिक्योर से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और वहाँ जो आर्टिकल्स है वो पढ़ लेता था, राज्यसभा वीडियोस देखता था और डिस्कशन करता था. और मंथ के एंड में विजन की मैगजीन उठा लेता था. तो जनरली सब कुछ कवर हो जाता था. इमोशनल होकर पढ़ाई मत करना. न्यूज़पेपर 5 घंटे 6 घंटे उठा लिया. इट इज़ गुड, इट विल हेल्प यू एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, बट इट इज़ अ प्रोफेशन. ऐसा मान लो कि इट इज़ अ प्रोफेशन टू क्रैक यूपीएससी. एकदम प्रोफेशन की तरह डील करो इसको. इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल स्ट्रैटेजी. दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. जनरली लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं तक, इट इज़ गुड. थोड़ा हार्म भी होता है इससे, बट डिपेंड्स. मेरे हिसाब से देयर आर 2-3 थिंग्स. फोकस ऑन योर ऑप्शनल, focus on your optional, focus on your essay and focus on GS paper 4. थोड़ा सा पेपर 1 भी, it will boost your marks. GS2 GS3 will make आपको एवरेज से 15-20 नंबर ज़्यादा ले आएगा, बट ये आपको एकदम ही चेंज कर देगा. एंड इंटरव्यू तो होता ही है. फोकस ऑन, मतलब गेट अ रैंक, बाकी दैट हैज़ टू बी योर मेन एम ना. यार सही में बिल्कुल फिक्स नहीं था, बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है. हाँ अभी बता भी दूंगा, आप लोगों को लगे चलो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, फिर चेंज हो जाएगा. मूड वाली बात होती है ना, ये तो फिक्स नहीं था कुछ भी. एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क ना. मतलब यार डाउट नहीं होनी चाहिए इस पेपर में. कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है. कहीं भी डाउट आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी. तो डाउट हो तो क्लियर कर लो. मीन्स में आ जाऊँ, प्रीलिम्स चलें फिर. हाँ तो मीन्स में आते हैं. सी GS पेपर 2 में आई विल टेल यू वन थिंग. एक तो मृणाल इज एवरग्रीन. मैंने हर पेपर के लिए मृणाल फॉलो करा है. आई लाइक इट. जैसे उसमें गवर्नेंस, रोल ऑफ NGOs, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, अच्छे अच्छे पॉइंट थे उसमें. और फायदा ये होता है कि अगर सुन लेते हो ना तो दिमाग में रहता है. तो मृणाल तो मैं करता था फॉलो. सेकेंडली व्हाट आई सजेस्ट इज जजमेंट्स वगैरह. मेरे पास एक पूरी कॉपी थी जिसमें 50-60 जजमेंट्स बना ली थी मैंने सुप्रीम कोर्ट के हर इशू पे. सेक्युलरिज्म पे ये जजमेंट है, ऑर्डिनेंस पे ये जजमेंट है, DC वाधवा केस, ली कूपर केस भी शायद ऑर्डिनेंस पे ही है, AK रॉय केस भी आई थिंक ऑर्डिनेंस पे. तो हर एक इशू पे मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बना ली थी. ठीक है. सो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स याद होने चाहिए स्पेसिफिक चीज़ों के. लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन था. सो व्हाट इज द आर्टिकल फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड? 44. एंड हाउ डू यू रिमेंबर इट? जनरली लोग भूल जाते हैं. दिस इज द ओनली यूनिफॉर्म नंबर इन DPSP 44 यूनिफॉर्म. सो इस तरह आप यू कैन ट्राई सम mnemonic, सम ट्रिक्स याद करने के, बट हैव अ बेसिक स्ट्रेटजी, बेसिक
प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा आपको स्टैटिक चीज़ पता होनी चाहिए। तो जितने भी टॉपिक हैं, मैं विजन IAS की टेस्ट सीरीज करी थी, तो वहाँ पे हर टॉपिक का थोड़ा स्टैटिक मटेरियल मेरे पास अवेलेबल था, हर टॉपिक का। लाइक NGO है तो NGO के बहुत सारे स्टैटिक, जैसे नेशनल पॉलिसी फॉर वॉलंटियर सेक्टर 2008 2007, तो ये सब मेरे को पता था। तो बेसिक स्टैटिक पार्ट अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो एंड देन बिल्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म बाय एडिंग द डायनेमिक पार्ट, न्यूज़पेपर वगैरह, वो न्यूज़पेपर से, इनसाइट से, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और इन सब से। और इंटरनेशनल रिलेशन जो पेपर 2 है उसमें मैं इंडियाज वर्ल्ड की वीडियोस देखता था राज्यसभा टीवी पे। इट इज़ गुड, यू कैन डू दैट। प्लस जो भी करंट अफेयर्स की मैगजीन आप उठाते हो तो उसमें अपडेट हो जाता है। यार मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, हर टॉपिक पे अच्छे से पहले अपना स्टैटिक पार्ट और फिर डायनेमिक पार्ट उसमें ऐड करते रहो। यार फर्स्ट अटेम्प्ट में पता है क्या पंगा हो गया था? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 8 नंबर से नहीं हुआ था। मेरे को ऐसे में अगर किसी को आइडिया है तो मेरे को 65 समथिंग नंबर थे। इट वॉज एक्चुअली द लोएस्ट उस टाइम पे, ठीक है, 8 नंबर से रह गया था। अगर इसमें अच्छे नंबर होते तो कुछ सर्विस निकल आती। तो इस बार तो मैंने पूरा ऐसे एकदम मतलब शुरुआत से आखिरी तक हर वीकेंड 2-2 ऐसे 100-150 ऐसे लिख दिए थे। 2-3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी ऐसे की। ऐसे के लिए नहीं प्रैक्टिस करी, एक पूरी स्ट्रैटेजी है ऐसे की, डिस्कस कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। तो यार मेरा इस बार ये फोकस था कि आई जस्ट फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स विच कैन बूस्ट माई रैंक। तो लास्ट ईयर में ऐसे में था, तो इस बार मेरे ऐसे में 142 है। इट इज़ इस बार एक्चुअली ऐसे में ज़्यादा नंबर नहीं दिए, तो इट इज़ अ गुड स्कोर इस बार ऐसे में, प्रैक्टिस से वो इम्प्रूव हो गया। तो लास्ट ईयर और इससे सिर्फ ये फ़र्क था ऐसे। इस साल तो आपने तो हाथ ही नहीं उठाया, मीन्स किसने लिखा था उसमें? अच्छा अच्छा अच्छा। लास्ट ईयर मैंने ऐसे लिखा था यार, ऐसे लास्ट ईयर मैंने 10th क्लास के बच्चे से ऐसे लिखा था, है ना। तो मैं ऐसे लिखता था, इस कॉम्पिटिशन गुड फॉर यूथ। तो पहले स्टोरी से स्टार्ट कर दिया, स्टोरी बना दी। इट इज़ गुड, यू कैन राइट अ स्टोरी, बट आई वॉज नॉट मेड फॉर दैट। मेरे को आती नहीं थी, लिख दिया मैंने। लोगों ने सुनता था स्टोरी से लिखोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा प्रॉब्लम क्या हो गई, मैंने ऐसे ही क्लास अटेंड कर ली एक, और उसमें मैंने शुरुआत की 2 क्लासेज अटेंड करी जो इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस थी। अब वो मेरे दिमाग में घुस गया, इंट्रोडक्शन अच्छा लिखूंगा, बाकी क्लासेज अटेंड नहीं करी मैंने, और पूरा आधा घंटा इंट्रोडक्शन में दे दिया। स्टोरी बना रहे हैं बहुत अच्छी, खुश हो रहे हैं, क्या बढ़िया स्टोरी बनाई है एकदम। तो मेरा अब जो फोकस था दैट वाज ऑन मेन बॉडी। स्टार्टिंग मैंने बहुत क्रिस्प स्टार्टिंग करी, सिर्फ डिफाइन करा मैंने ऐसे को, ठीक है। लास्ट ईयर था इस कॉम्पिटिशन गुड फॉर यू, तो एक स्टोरी बनी। मैं लास्ट ईयर का बताता हूँ, फिर इस बार तो मैंने कोई स्टोरी से शुरू करा कि एक बंदा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, दुखी है, कॉम्पिटिशन की वजह से थोड़ा परेशान है, तो स्टोरी से स्टार्ट करा। उसके बाद 3-4 पेजेस, येस कॉम्पिटिशन इज गुड फॉर यूथ, 3-4 पेजेस, नो कॉम्पिटिशन नॉट इन सम एरिया दैट इज नॉट गुड फॉर यूथ। आखिरी में व्हाट शुड गवर्नमेंट डू एंड व्हाट शुड वी डू इन सोसाइटी, और ऐसे खत्म। और बहुत खुश कि मतलब इस बार तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नंबर बहुत कम आया, 60 नंबर आए। इस बार इट वॉज वेरी डिफरेंट। इस बार अगर मैं अटेम्प्ट करता है इसको, तो मैं जैसे क्वेश्चन लाइक इज टूरिज्म द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया, तो आई वुड हैव अटेम्प्टेड। सबसे पहले मैं डिफाइन करता व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया, समथिंग दैट विल हेल्प अस इन आवर इकोनॉमी, सोशल साइड, एजुकेशनल साइड, इंटरनेशनल रिलेशंस, कल्चरल रिलेशंस, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सब कुछ व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया, दीज आर द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया ना। एंड देन मैं हर एक पे पैराग्राफ लिखता, टूरिज्म एंड इकोनॉमी, टूरिज्म एंड सोशल सेक्टर, टूरिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सब पे। सो एक्चुअली जब एग्जामिनर मेरा ऐसे पढ़ता अब, तो उसको लगता नहीं अब मेरी वैल्यू बढ़ी है, यस फोकस इज टूरिज्म द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया, और हर बिग थिंग पे फोकस करा है। पिछले साल अगर मैं ये ऐसे लिखता तो मैं एक स्टोरी लिखता पहले, है ना, कि एक बंदा आ रहा है, खुश है, और उसके बाद मैं लिख देता यस टूरिज्म इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया, 4-5 पेज, नो टूरिज्म में ये कमियां है, 4-5 पेज, व्हाट शुड गवर्नमेंट डू, जो जनरली हम लोग करते हैं, व्हाट शुड गवर्नमेंट डू, और फिर कंक्लूड कर देता। पर इस बार आई फोकस ऑन द मेन थिंग। द मेन थिंग इज नॉट ओनली टूरिज्म, इट द मेन थिंग इज व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया। सो इज कॉम्पिटिशन गुड फॉर यूथ, द मेन थिंग इज नॉट जस्ट कॉम्पिटिशन, द मेन थिंग इज व्हाट इज गुड फॉर यूथ, है ना। सो अब मैं लिखता तो पहले मैं बताता क्या क्या गुड है फॉर यूथ, होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका पूरा, और फिर उसको हर एक को कॉम्पिटिशन से रिलेट करता। तो ये डिफरेंस था। इसमें मैंने बहुत प्रैक्टिस करी। इस बार आई वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक आई एम राइटिंग अ आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू, एकदम ऐसे लिखा मैंने, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफाइन करा कि भाई कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर, ये था मेरा टॉपिक, पूरा डिफाइन करा। अच्छा मैं इंस्टीट्यूशन से क्या, मैं इंस्टीट्यूशन को क्या इंटरप्रेट कर रहा हूँ, लीडर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, पूरा उसके ब्रीफ समरी दी इंट्रोडक्शन में ऐसे की, तो पूरा ऐसे डेवलप करा मैंने उस साइड। टेम्पोरल स्केल पे डेवलप करा, मौर्यन एज से शुरू करा कि इंस्टीट्यूशन मौर्यन एज था, लीडर आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर उसके लीडर आपका अशोका आया, तो कितना डिफरेंस था। चंद्रगुप्त मौर्य में थोड़ा सा ज़्यादा वॉयलेंस था, अशोका में कम वॉयलेंस था। फिर मुगल एज पे आया, अकबर और औरंगजेब, मुगल एज इंस्टीट्यूशन, अकबर औरंगजेब लीडर, कैसे कैरेक्टर चेंज हो गया उसका। फिर नेशनल मूवमेंट पे आया, गांधी जब आया तो हमारी नेशनल मूवमेंट एज अ इंस्टीट्यूशन कैसे चेंज हुआ, पूरा एक्सप्लेन करा अच्छे से। फिर वर्ल्ड लेवल पे गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इंस्टीट्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, लीडर रॉबेस्पियर है, मान लिया मैंने रॉबेस्पियर है, आप लोगों को आइडिया होगा ना, है ना आइडिया, किसको नहीं है आइडिया? ये बढ़िया क्वेश्चन रहता है हमें क्लास में। सर पूछते थे यार कौन चाहता है कि क्लास आगे कंटिन्यू हो,
तो कोई कौन नहीं चाहता क्लास आगे कंटिन्यू हो, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो फिर रॉबेस्पियर पे गया मैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। फिर मैंने बताया जब रॉबेस्पियर लीडर बन गया तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कितना वॉलेंट हो गया, गिलीटीन वगैरह होने लगा था वहाँ पे। गिलीटीन इज कैपिटल पनिशमेंट, इसमें गला काट देते थे। फिर मैं नाजीज पे आया कि इंस्टीट्यूशन नाजी था, हिटलर था लीडर, पूरा एक्सप्लेन करा। फिर मैं एक एक कैरेक्टर पे गया, ऑनेस्टी के कैरेक्टर उठाया, ऑनेस्टी का एग्जांपल दिया एडमिनिस्ट्रेशन से, पंक्चुअलिटी उठाया, सबके एग्जांपल दिए। फिर मैं इंस्टीट्यूशन पे गया अलग अलग कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, की फादर लीडर है तो कैसे इफेक्ट हो रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर एज एन इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी एज एन इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह मैंने इस बार ऐसे डेवलप करा, ईच एंड एवरी वर्ड पे पूरा फोकस कर गया। ड्रीम्स दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। सर ये पानी सही है ना? या ड्रीम्स दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप में अलग अलग डायमेंशंस उठाए थे। व्हाट आर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ ड्रीम दैट आई एम टेलिंग यू। सबसे पहले एनवायरमेंट ड्रीम्स, कल्चरल ड्रीम। एनवायरमेंट ड्रीम क्या हुआ कि हम सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करें। कल्चरल ड्रीम्स कि हमारा इंडियन कल्चर अभी भी अच्छा रहे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया एक्चुअली। इंटरनेशनल रिलेशन ड्रीम्स, हमारे रिलेशन अच्छे रहे, ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं वो सब अच्छा। इकोनॉमिक ड्रीम्स, हमारी इकोनॉमी अच्छे ग्रुप हो। सोशल सेक्टर ड्रीम्स, तो बहुत सारे डायमेंशन में ड्रीम ली। सो व्हाट वर द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन, ड्रीम्स दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। तो इंडिया के लिए फोकस एरिया क्या है, वो सब मैंने फोकस एरिया लिखा और उस पर मैंने एक्सपैंड करा पूरा ऐसे। और बहुत क्रिस्प, स्टार्टिंग भी एकदम क्रिस्प, कंक्लूजन भी एकदम क्रिस्प। कोई स्टोरी वोरी कुछ नहीं लिख सकते हो स्टोरी इफ यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। हद से कॉन्फिडेंट होगी, एकदम इंस्पायर कर दोगे उसको, तो लिख लेना। यार 900,000 वर्ड्स या 1200 वर्ड्स याद नहीं है, अब टाइम तो होता ही नहीं है चेक करने का ना। मैथमेटिक्स। एग्जाम्पल तो बहुत दिए थे यार, मतलब एग्जाम्पल तो एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर आर्ग्यूमेंट दैट यू आर गिविंग यू हैव टू सब्सटेंशिएट इट विद एन एग्जाम्पल। दिस गिव्स एन इफेक्ट दैट यू नो व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। इफ आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ पंक्चुअलिटी, कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन में कैरेक्टर पंक्चुअलिटी उठा रहा तो मेरे को एग्जाम्पल देना पड़ेगा कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बंदा था जो बहुत पंक्चुअल था, उसकी वजह से पूरा इंस्टीट्यूशन बदल गया। सो एग्जाम्पल आपका देना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन इज ऑल्सो लाइक इंट्रोडक्शन एज पर मी, बट enjoy द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। अलग तरीके से लिख दो उसे। तो उसमें वही लिखता था बस, आई जस्ट गिव द ब्रीफ समरी, नेवर गिव अ न्यू आइडिया इन कंक्लूजन, यू आर कंक्लूडिंग इट। ठीक है, सो इफ यू गिव अ न्यू आइडिया इट विल गिव पुट अ फॉरवर्ड अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर कि व्हाट नेक्स्ट, है ना। सो हमारी तुम्हारी बात हो रही है तो मैं कंक्लूजन में, चलो बाय बाय। आपका क्या नाम है? चलो दीपक बाय बाय। ये तो नहीं बोलूँगा और सुनाओ दीपक और चले गया मैं, है ना। तो कंक्लूजन नया आइडिया नहीं हो, जस्ट कंक्लूड कि हमने ये से सीखा। सो मैंने क्या, जैसे कैरेक्टर ऑफ सो नाउ वाया दिस ऐसे भी एनालाइज द फॉलोइंग थिंग्स, पूरा समझाया मैंने। वी टुक वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड वी सॉ हाउ कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। वी सॉ अक्रॉस द टेम्पोरल डोमेन, वी सॉ वाया द प्रिज्म ऑफ हिस्ट्री या एनीथिंग कि हाउ कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन वाज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। 10 करके पूरा एक्सप्लेन करा और आखिर में कंक्लूड कर दिया। 2-3 चीज़ें और लिख सकते हो कि इसको यूपीएससी से भी कनेक्ट कर सकते हो। भाई GS4 पेपर आपका क्यों लाया गया है, आपका कैरेक्टर देखने के लिए। एक्चुअली GS4 ब्रिंग्स आउट द रियल मेटल इन यू बिकॉज यू विल बी द लीडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये भी लिख सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट है गवर्नमेंट इसको इतना अच्छे से कंसिडर कर रही है कि इसने GS4 इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब यू कैन रिलेट एवरीथिंग, बट कंक्लूजन इंट्रोडक्शन वेरी सिंपल, ब्रीफ समरी ऑफ द ऐसे, मेन बॉडी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। नेवर स्टार्ट, पता क्या होता है, हम रफ स्पेस पे लास्ट टाइम में करता था इंट्रोडक्शन, रफ स्पेस पूरी इंट्रोडक्शन के लिए पूरी, और कुछ नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन हो जाए। अच्छा, अब मैं क्या बोलता हूँ, नहीं, रफ स्पेस पूरी मेन बॉडी के लिए, वहां से इंट्रोडक्शन ले आओ। यार एथिक्स के लिए मैंने SK मिश्रा सर के अंडर क्लास करी थी, अब अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट देयर। तो लेक्सिकन की बुक अच्छी है फॉर टर्मिनोलॉजीज, फॉर ईच एंड एवरी वर्ड। आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे इसमें, लाइक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन वैल्यूज, एम्पैथी, इंटीग्रिटी। एवरी वर्ड यू शुड नो कि उसका मतलब क्या है। यू शुड डिफरेंशिएट ईच एंड एवरी वर्ड, वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स में क्या डिफरेंस है, सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन यू शुड डेवलप एटलीस्ट 300-400 वर्ड फॉर ईच टॉपिक। एम्पैथी या ऑब्जेक्टिविटी आ गया, सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी। हैव यू सीन इन गवर्नमेंट एनी वेयर वेयर देयर वाज लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, एग्जाम्पल बताना चाहिए। व्हाट कैन यू डू टू इम्प्रूव ऑब्जेक्टिविटी इन गवर्नमेंट, ये सब आपको हर एक टॉपिक पर प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे से। एंड आफ्टर यू हैव बिल्ड दैट बेसिक प्लेटफॉर्म, प्रैक्टिस फ्रॉम इनसाइट्स या IAS बाबा, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने इनसाइट से करा था, बट आई हैव हर्ड IAS बाबा इज ऑल्सो इक्वली गुड। तो जो आपको अच्छा लगे उससे आप प्रैक्टिस करो। मृणाल के वीडियोस भी पढ़े हैं एथिक्स पे, आप वो देख सकते हो। विजन के भी 1-2 वीडियोस हैं एथिक्स पे, देख सकते हो, बेसिक वो अच्छे क्लियर हो जाएंगे। केस स्टडी के 3 पार्ट होते हैं यार। इंट्रोडक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। GS के बाकी पेपर्स में मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन फिर भी आप स्किप कर सकते हो,
बट केस स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन. आई जस्ट गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू, है ना. इंट्रोडक्शन में यू हैव टू इंट्रोड्यूस द केस स्टडी. हाउ विल यू इंट्रोड्यूस द केस स्टडी? यू विल यूज वेरियस प्रिंसिपल्स लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स और द वेरियस वैल्यूज. सो अगर आपके पास केस स्टडी आ गया एनवायरमेंट पे, तो यू कैन कोड फंडामेंटल ड्यूटी और यू कैन कोड डीपीएसपी आर्टिकल 48A, शायद 48A है एनवायरमेंट पे. सो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है केस स्टडी पे. कुछ नहीं मिलेगा, यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस योर वैल्यू कि नहीं, एज अ लीडर आई शुड बी मोर इंटीग्रल, या एज अ लीडर आई शुड बी मोर ऑनेस्ट. सो दीज आर द पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ मी दैट आई कैन डू. Whatever is the case study, just introduce the case study via a legal, constitutional or value-based backing of that case study. Okay. Then come to the main body. Be innovative in it. Don't just put two extreme points. I will do this, I will not do this. Be a little more innovative. Try one thing ki, if you're writing one point, the pro of this point shouldn't be the con of the next point. Generally यही होता है ना. मैं अगर कंप्लेन करूंगा अपने दोस्त की, अगर चीटिंग करता है तो इसका प्रो क्या हो गया, इसका कौन क्या हुआ, मेरी दोस्ती टूट गई. और इसका अगर मैं कंप्लेन नहीं करूंगा उसकी तो इसका प्रो क्या हुआ, मेरी दोस्ती बच गई. ऐसे मत लिखना. प्रो एंड कॉन शुड बी इनोवेटिव. डिफरेंट प्रो कॉन लिखो, बहुत सारे डिफरेंट प्रो कॉन लिख सकते हो आप. मैं कंप्लेन नहीं करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ आई पुट हिम ऑन अ वेरी स्लिपरी स्लोप. एक बार गलती करता है वो करता जाएगा लाइफ में. ट्राई टू बी इनोवेटिव इन प्रोज एंड कॉन्स. कंक्लूजन में ऑलवेज गिव अ फ्यूचर रेफरेंस. व्हाट विल यू डू सो दैट दिस प्रॉब्लम डजंट अराइव इन फ्यूचर. मॉब वायलेंस है, रिलीजियस इशू, व्हाट विल आई डू फॉर फ्यूचर. आई सी दैट देयर इज रिलीजियस हार्मनी मेंटेन. मैं प्रॉपर फेस्टिवल्स जो भी कर सकता हूँ मैं, इट डिपेंड्स. सो दिस इज द बेसिक अप्रोच ऑफ केस स्टडी. इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन. अच्छा ओवरव्यू आता है अगर आप इस तरह करोगे तो. सेक्शन नहीं करा था मैंने यार. Everything is pro and cons in life also. So do we have to balance, or we can focus on pro or cons? It's like that. In GS answer or what? Like in general. If we're writing- It depends ना यार, मतलब इसी. If we're writing for GS, then It depends. आपको पूछना रहता है critically evaluate. So if the word is critically, you should not be very critical. But हाँ, cons पे मैं थोड़ा ज़्यादा focus करता. I'm just giving you my personal advice. It might be right, it might not be right, but that's what I felt. If it is critically evaluate or critically analyze, so I'll focus more on cons. I'll be more like a critic. If it is just analyze, I'll balance between the two. So it depends क्या क्वेश्चन में क्या है. If it is discussion, just discuss. कुछ भी हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे वो डिस्कस करो. तो that depends how you see the question. इसीलिए वो वर्ड्स यूज करते हैं. Illustrate, elucidate. तो इसमें एग्जांपल्स पुट करो बहुत सारे. पेपर 1 क्या? थोड़ा स्पेसिफिक आना पड़ेगा इसमें. क्या पेपर 1 जीएस में क्या मतलब? अच्छा, कैसे पढ़ना चाहिए ये क्वेश्चन है, या कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? यार वही हिस्ट्री के लिए तो आपको वही नॉर्मल स्पेक्ट्रम वगैरह जो बेसिक मटेरियल आपको पता होगा, स्पेक्ट्रम उठा ली अपनी. एनालाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार. क्वेश्चन बहुत इजी है. जैसे क्वेश्चन आया कि बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में बताओ आइडियोलॉजी के, या फिर गांधी जी जब नहीं, अगर नहीं होते तो क्या डिफरेंस आता है इंडियन सोसाइटी में. अब आपको किसी बुक में तो मिलेगा नहीं. एक बार स्पेक्ट्रम पूरी कवर कर लो, उसके बाद ट्राई टू एनालाइज थिंग्स. जैसे बी आर अम्बेडकर साहब की इस बार 125वीं, तो उन पर क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी आइडियोलॉजी पे, तो उसको फिर गूगल करो. बट द बेसिक स्टैटिक पार्ट जो आपको बेसिक प्लेटफॉर्म चाहिए वो आपको स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी इससे प्रिपेयर हो जाएगा. व्हाट आई एडिशनली डिड वाज कि यार विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आती है जो, वो तो ज्वाइन कर ली थी, पर जो मैं टेस्ट नहीं दे पाया था उसके भी मैं सारे पेपर्स मार्केट से उठा के ले आया था और सबके आंसर्स देख लिए थे मैंने. बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे से आंसर किया हुआ था, तो उससे आपको बहुत वैल्यू है. जैसे वो क्वेश्चन था शायद बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी जी, उनके बीच में क्या डिफरेंस था. तो आई थिंक आई गॉट दैट क्वेश्चन फ्रॉम देयर आंसर. वो क्वेश्चन था उसमें. सो व्हाट यू कैन डू इज ये सब बेसिक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करो, उसके बाद जाके मार्केट से कोई टेस्ट सीरीज ले लो. अगर टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लो. क्वेश्चन पढ़ा, आंख बंद करी, सारे पॉसिबल पॉइंट्स हर पॉसिबल डायमेंशन से सब अपने दिमाग में लियो, एंड देन गो थ्रू द आंसर कि कहाँ मिस कर रहे हो या क्या एडिशनल चीज़ें. बाय दिस यू कैन कवर. ज़्यादा बुक्स पे हाथ पे मारने से कुछ फायदा नहीं है यार, सीरियसली कह रहा हूँ. बेसिक मटेरियल जो आपको सब बताते हैं, आई एम नॉट रिपीटिंग इट बिकॉज आपको हर जगह मिल जाएगा. वो वैल्यू एनरिचमेंट वाली बात नहीं होगी. वैल्यू एनरिचमेंट यही आप एनालाइज करो उसको. यार एक्चुअली आई वाज मोर दिस टाइम जीएस में इतना चेंज नहीं था यार. बेसिकली चेंज मेरा एसए में था. तो जीएस में आई सजेस्ट कि नहीं, मेरा जीएस में नॉर्मली था. लास्ट ईयर भी मेरा ठीक ठाक स्कोर था, इस बार भी ठीक ठाक ही है स्कोर. फिर वही क्वेश्चन आ गया. इस बार मेरा 381 है
और मेरा मेन फोकस जीएस नहीं था, मेरा मेन फोकस था ऑप्शनल ऐसे, ये था मेरा मेन फोकस। तो जीएस में यही कि मैं अच्छे से आंसर करता था, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब प्रॉपर टेबुलेट करके क्या क्या प्रोस कॉन्स अच्छे से इस तरह से। और कुछ नहीं करा यार, नहीं सही में कुछ नहीं करा, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा और राज्यसभा के जो वीडियोस थे, प्लस जैसे इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, तो पहले से प्रिपेयर कर लिया। ग्लोबलाइजेशन वुमेन पे क्या इफेक्ट होगा, एसटी पे क्या होगा, एससी पे क्या होगा, चिल्ड्रन पे क्या होगा, ओल्ड एज पे क्या होगा, सारा प्रिपेयर करके चल लिया था खुद से। टॉपिक को देखा, उस टॉपिक को अपने हिसाब से सोच लिया क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सब प्रिपेयर कर लिया। ऐसा कुछ नहीं करा। राज्यसभा टीवी, बिग पिक्चर, इंडियाज वर्ल्ड, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, साइंस रिपोर्टर देख सकते हैं, है ना। कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। आई जस्ट फोकस्ड कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है मैं उसको डिमांड से आंसर कर दूँ। कोई पहले से स्ट्रक्चर बनाओगे तो इट वोंट फेच यू वेरी गुड थिंग। द ओनली स्ट्रक्चर इज इफ यू कैन इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट इन GS4। मेन बॉडी पे हाँ आपको बहुत सारे पॉइंट देने चाहिए हर डायमेंशन से, एंड देन कंक्लूड गिविंग अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। सो इफ इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन GS3 कि द ग्रोथ इन इंडिया इज इट अ जॉबलेस ग्रोथ। सबसे पहले मैंने थोड़े से फैक्ट्स दे दिए कि क्यों है ये जॉबलेस ग्रोथ। फिर मैं यहाँ पे एनालाइज करा हर सेक्टर में, हाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हाँ जॉबलेस ग्रोथ थी, सर्विस सेक्टर में हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में हाँ, इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ थी, फॉर्मल में कम। सारा एनालाइज करा, थोड़ा सा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन दे दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। बेसिकली यही स्ट्रैटेजी थी, एकदम कीप इट सिंपल। सीरियसली इट इज़ नॉट दैट टफ कि आपको सब सोचना पड़ेगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है अच्छे से एक एक वर्ड को डिफाइन करा अपना, अच्छे से पॉइंट्स दिए, इट विल बी गुड इनफ। यार जनरली मतलब साइंटिफिक अप्रोच तो ऐसा अगर आता है तो गुड इनफ, बट ये कि जस्ट थिंक योर लेमन इज चेकिंग योर पेपर, तो एटलीस्ट उसको बेसिक अपने सिंपल टर्म्स में समझा दो, है ना। अब उसको आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता रहे हो, दिमाग खराब हो गया उसका एकदम कि क्या है ये, बचपन से समझ नहीं आया हमें, लिख रहा है आंसर में। तो नॉर्मल अपना सिंपल लेमन टर्म्स में समझा दो, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें डाल सकते हो, बट इट इज जस्ट थिंक कि लेमन पेपर चेक कर रहा है, डोंट राइट एज अ स्पेशलिस्ट, राइट एज अ जर्नलिस्ट। If you can put an introduction, good enough. You can define what is jobless growth as per you. हाँ, you can do that. कभी का डिफाइन करने की जरूरत होती है, कहीं का जरूरत ही नहीं होती। कमेंट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट जस्ट तो कर सकते हो स्टार्ट डायरेक्टली। इट डिपेंड्स ऑन यू, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रैटेजी वर्क्स, एक स्ट्रैटेजी डजंट वर्क इन दीज केसेस। इफ यू कैन, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि यू शुड टेल हिम द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, देन टेल हिम द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं है तो कम टू द मेन बॉडी। जस्ट थिंक दैट योर एग्जामिनर इज वेरी वाइज एंड वेरी इंटेलिजेंट, यू कांट फूल हिम, है ना, कि जबरदस्ती 5-6 लाइन लिख दी डिफाइन करते हुए और सेम चीज़ को घुमा घुमा के मेन बॉडी में लिख दिया, कंक्लूजन भी सेम किया और अंडरलाइन मार दिया अच्छे से, बॉक्स में डाल दिया, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आई यूज बोथ, इट डजंट मैटर। मेरे को लगता है बहुत ही वाइज होंगे, उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इट शुड बी जस्ट प्रेजेंटेबल एंड इट शुड बी गुड इनफ फॉर देम टू रीड। मेरे को ऐसा लगता है यार, जहाँ पे लगे कि यार फ्लो अच्छा आएगा पॉइंट में तो पॉइंट से, जहाँ लगे फ्लो पैराग्राफ में अच्छा आएगा, एथिक्स वेथिक्स के क्वेश्चन कई होते हैं तो पैराग्राफ में लिख दिया, डजंट मैटर एक्चुअली। नेहा सिंह मैम थी, उनकी 12th रैंक आई थी लास्ट टू लास्ट ईयर, उन्होंने मेरे ख्याल से नॉट ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने शायद पैराग्राफ में लिखा था, ईरा सिंगल मैम ने शायद पॉइंट वाइज लिखा था, दोनों के अच्छे नंबर हैं। ठीक है, तो फिर एनी अदर क्वेश्चन, एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन? ये इंटरव्यू ले बहुत हमारे इंटरव्यू में ऐसी जस्ट ये कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट फ्रॉम द डे व्हेन यू वर बॉर्न, ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, अब वो टाइम जा चुका है। तो अब से ऐसा कर लो कि जो भी चीज़ यू पढ़ो तो व्हेनेवर यू एक्सप्रेस योर थॉट्स टू समवन, योर फ्रेंड्स और एनीवन, बी वेरी कंसाइज, बी वेरी प्रिसाइज अबाउट इट, कि यार जो मैं पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं वर्बोस तरीके, वर्बोस मीन्स यू आर यूजिंग मेनी वर्ड्स टू डिफाइन अ स्मॉल थिंग। मैं रेड टेपिज्म को वर्बोस से बोल सकता हूँ, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी इन विच आई वाज स्टक अप एंड आई कुडंट डू माय वर्क, द ओनली थिंग वाज रेड टेपिज्म। सो बी वेरी स्पेसिफिक बोलने में, बातचीत में, अपने एक्सप्रेशंस देख सकते हो मिरर में, बी वेरी कॉन्फिडेंट, तो ये सब इंटरव्यू में काम आ जाएगा। स्पेसिफिकली यार जब आप पहुंचोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, मॉक इंटरव्यूज वगैरह दोगे, अभी इसे बताने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक वी कैन वाइंड अप द सेशन। स्पेसिफिक सजेशन, डोंट बी वेरी इमोशनल व्हाइल स्टडीइंग,
GS2 GS3 इज गुड. फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू थिंक यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स ऑन. उस पर स्कोर. टेस्ट सीरीज बहुत सारी दो. कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज उठा लो जो दे सकते हो. फोकस ऑन आंसर राइटिंग. यू विल जस्ट वट एवर यू डूइंग इन पेपर, इट इज जस्ट आंसर राइटिंग. फोकस ऑन दैट. हैव अ गुड लेजिबल राइटिंग. अंडरलाइन सम पॉइंट वर्ड्स, डोंट अंडरलाइन द होल आंसर. अंडरलाइन द की वर्ड्स. डोंट अंडरलाइन ए एंड द आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजक्शन. ये सब अंडरलाइन मत करो. की वर्ड्स अंडरलाइन करो. ड्रॉ डायग्राम्स एज मच एज पॉसिबल. ज्योग्राफी वगैरह में तो एनसीईआरटी के तो सारे डायग्राम रट लो. जो मेजर माइनर प्लेट्स वाले डायग्राम भी है ना इनसे, वो भी रट लो. आ गया तो इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट. अगर बना सकते हो तो कहाँ बनाओगे पेपर 3 में? एस्ट्रोसेट का डायग्राम बहुत मुश्किल है. अगर बना सकते हो तो गुड इनफ. इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स. कई लोग बना सकते हैं बहुत अच्छे डायग्राम. इफ यू कैन मेक एस्ट्रोसेट डायग्राम. पेपर 2 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को भी इंक्लूड किया था. हाँ करा था यार. काफी करा था यार. पूरी मैंने प्रिपेयर करी थी. जजमेंट्स का पेज प्रिपेयर करते जाओ एक कॉपी में. 100 मेरे पास होंगी. 100 जजमेंट्स थी सब. नहीं न्यूज़पेपर में आता रहता है. एक्चुअली वी मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप. जो भी हम लोग तैयारी करते थे, जजमेंट्स डालते रहते थे जो भी आती थी किसी के पास. डू वन थिंग, अ टिप दैट आई विल गिव यू. कुछ भी जजमेंट के आगे ऐसा को लिख दिया करो जे. व्हाट्सएप पे एक सर्च ऑप्शन होता है. पेपर के पहले जे सर्च ऑप्शन में डाल देना. सारी जजमेंट्स आ रही है एक करके. वो सब कर सकते हो. इस तरह चीज़ें कर सकते हो इनोवेटिव. ठीक है. तो बेस्ट ऑफ लक. डोंट बी वेरी इमोशनल. कीप अ गुड बैकअप. आई विल सजेस्ट इट. एग्जाम बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है. बहुत ज़्यादा. कीप अ गुड बैकअप. यूपीएससी इज जस्ट अ मीन्स टुवर्ड्स एन एंड. जो आप चाहते हो एनी एंड की आई वांट टू सर्व द सोसाइटी. इफ़ द एंड इज पावर तो मे बी यूपीएससी इज द एंड. बट इफ द एंड इज रियली वांट टू सर्व द सोसाइटी, जो मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए, बिकॉज वी नीड वेरी गुड ब्यूरोक्रेट्स, तो यूपीएससी इज जस्ट अ मीन्स. ट्रीट इट एज अ मीन्स. बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो ना. अपना फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज सब करते रहना. बी वेरी पॉजिटिव इन योर अप्रोच. बी वेरी हम्बल. ट्राई टू लर्न फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो. देयर इज अ थिंग कॉल्ड पर्सपेक्टिव टॉकिंग. डू दैट. तो उन सबसे आप जस्ट हैव अ वेरी क्यूरियस माइंड. ट्राई टू थिंक फ्रॉम वेरियस डायमेंशंस. कुछ भी सोचो तो. सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. है ना. सो वी कैन माइंड ऑफ द सेशन आई थिंक.